हर एक कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर होनी चाहिए। तो इस दीप को प्रज्वलित करने के लिए मैं विनती करती हूँ डॉक्टर अनीश गर्ग जी से और राजेश अत्रे जी से। सुरेंद्र काकरोट जी हमारे साथ हैं और अब एमएल अरोड़ा जी हैं। आप सभी से, नीतू जी हमारे साथ हैं, सर हैं, तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि आए और दीप जलाकर इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करें। पहले आप दोनों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? जी, तो जिस तरह से मैंने नाम नोट करे हैं, मैं उसी के हिसाब से आज के कार्यक्रम के लिए, इस काव्य गोष्ठी के लिए आपको आमंत्रित कर लेती हूँ। जी, और आज सौभाग्यवर्धन जी किसी कारणवश नहीं आ पाए, पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित की हैं और उनका जो मार्गदर्शन है वो अभी भी हमारे साथ है। हमेशा सुबह उन्होंने फ़ोन करके सारे निर्देश बहुत अच्छी तरह दे दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सारे निर्देशों पर हम खरे उतरेंगे और उन्हीं की शुभकामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और प्राचीन कला केंद्र और बृहस्पति कला केंद्र संस्कार भारती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं आवाज़ लगा रही हूँ एमएल अरोड़ा जी को पहले सबसे शुरू में 2 पंक्तियों के साथ कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जी, घर में बैठे राम बजो, भाई घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए। घर से बाहर जब निकलो, घर से बाहर जब निकलो, चक्रधारी बन जाइए, चक्रधारी बन जाइए। घर में बैठे, घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए। शकुनी चालें चल रहे हैं, उनसे दूर हट जाइए। शकुनी चालें चल रहे हैं, उनसे दूर हट जाइए। अपने धोखा दे जाते हैं, अपने धोखा दे जाते हैं। चाणक्य नीति अपनाइए, चाणक्य नीति अपनाइए। घर में बैठे, घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए। चीख रही हैं द्रौपदियाँ,
अपनी आवाज उठाइए, चीख रही हैं द्रौपदियाँ, अपनी आवाज उठाइए। दुर्योधन खुलेआम घूमते, दुर्योधन खुलेआम घूमते, मौका देख निपटाइए, मौका देख निपटाइए। घर में बैठे, घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए। सुनो विदुर क्या कह रहे हैं, लक्ष्य साध कर जाइए। सुनो विदुर क्या कह रहे हैं, लक्ष्य साध कर जाइए। अर्जुन सी दीक्षा ना मिले तो, अर्जुन सी दीक्षा ना मिले तो, एकलव्य बन जाइए, एकलव्य बन जाइए। घर में बैठे, घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए। पितामह को अब सुने कोई ना, उनके पास भी जाइए। पितामह को अब सुने कोई ना, उनके पास भी जाइए। सुदामा जैसा सखा न कोई, सुदामा जैसा सखा न कोई, कितने ही यार बनाइए, कितने ही यार बनाइए। घर में बैठे, घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए। अब कुछ नौजवानों के ऊपर बात की जाए। भीम बैठे जिम खाने में, उनको संग ले जाइए। भीम बैठे जिम खाने में, उनको संग ले जाइए। सब वेद समझ आ जाएंगे, सब वेद समझ आ जाएंगे। गुरु शरण में जाइए, गुरु शरण में जाइए। घर में बैठे, घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए। पढ़कर सुनकर भगवत गीता, बेशक ज्ञान बढ़ाइए। पढ़कर सुनकर भगवत गीता, बेशक ज्ञान बढ़ाइए। कुरुक्षेत्र में पहुंच गए तो, कुरुक्षेत्र में पहुंच गए तो, दुश्मन पर बाण चलाइए, दुश्मन पर बाण चलाइए। घर में बैठे, घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए। एक हैं तो सिर्फ हैं हम, मेरी बात समझते जाइए। एक हैं तो सिर्फ हैं हम, मेरी बात समझते जाइए। टुकड़े टुकड़े गैंग से भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग से भाई, भारत देश बचाइए, भारत देश बचाइए। घर में बैठे, घर में बैठे राम बजो, मर्यादा के गुण गाइए, मर्यादा के गुण गाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कविता, और कितनी सच्ची कविता है कि सच में आज के टाइम में बहुत सारे भीम हैं जो जिम में घूम रहे हैं, तो सच में उन्हें सही जगह लगाने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत। और हमें ज्वाइन कर लिया है वरिष्ठ साहित्यकार प्रेमवीर जी ने, तो उनका भी हम हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर।
और कार्यक्रम की शुरुआत आगे बढ़ाते हैं। सर ने कहा बहुत अच्छी बात कही है अपनी कविता के ज़रिए, और ये बात भी है कि हम जपने के लिए राम का नाम जप लेते हैं, पर राम होना कितना मुश्किल है। कि कहते हैं कि माँ पिता की बात रखना, बेर फिर शबरी के चखना, हो के राजा गगन का धरती पे सोना, है बहुत मुश्किल ओ प्यारे राम होना, है बहुत मुश्किल ओ प्यारे राम होना। तो चलिए, अब हमने एक अनुभवी साहित्यकार को सुना और अब हम बुला रहे हैं एक नई फसल, जो काव्य की नई फसल है। तो कीर्ति को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। पहली बार हमारे साथ वो अपनी कविता साझा कर रही हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि तालियां बजाकर उसका स्वागत करें। जी कीर्ति। आप सभी को मेरा प्रणाम। कविता का शीर्षक है अगर मैं लड़का होती। मैंने एक दिन पार्क में मेरी एक सहेली को उदास बैठे देखा। मैं उसके पास गई और पूछा उससे कि क्या हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराते कहा कि अगर मैं लड़का होती तो क्या होता। क्या मुझे भी वो सब सुख सुविधाएं मिलती जो एक लड़के को मिलती है? क्या मैं भी घूम पाती इस देश में निडर होकर हर समय? क्या होता अगर मैं लड़का होती? अगर मैं लड़का होती तो क्या होता? शायद मैं इस तरह इस पार्क में यूं उदास ना बैठी होती। शायद घूम रही होती मैं भी किसी पर्यटन स्थल पर अपने दोस्तों के संग। अगर मैं लड़का होती तो क्या होता? शायद शादी के बाद अपने माता पिता से दूर होने का कोई दुख ना होता मुझे, और शायद मैं कर पाती पूरे सारे ख्वाब अधूरे। उसकी यह बात सुनकर मैंने उससे कहा कि अगर तू लड़का होती तो हाँ, शायद मिल जाती आज़ादी तुझे भी और हो जाते तेरे कुछ कुछ ख्वाब मुकम्मल। पर शायद कम हो जाता तेरे पापा का वो प्यार जो मिलता है अब। और अगर तू रोती तो शायद तुझे यह कहकर चुप करा दिया जाता कि रो मत, क्योंकि तुम एक लड़के हो। अगर तू लड़का होती तो शायद दब जाती जिम्मेदारियों के बोझ तले और रह जाती तेरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी। तो अगर लड़का बनकर भी रह जानी है ख्वाहिशें और छिन जानी है आज़ादी, तो क्यों बनना है लड़का तुझे? तू जो भी है, जैसी भी है, वैसी ही तू खुश रह ले। क्योंकि मैं जानती हूँ कि लड़का हो या लड़की, कोई ना कोई दुख तो हर किसी को सहना पड़ता है। तो क्यों ना जिए हम एक जीवन ऐसा जिसमें रहें खुद खुश भी और दूसरों को भी रहने दे खुश। ना कोसे खुद को बार बार और ना दे अपने अस्तित्व को बार बार तंज भरे उल्हाने। क्या बात है कृति। मतलब बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी छोटी सी एज में वो सिर्फ उन्हीं चैलेंजेस को नहीं देख रही जो विमेन फेस करती है, वो उनको भी देख रही है कि जो मेल फेस करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जब आप शुरू में कह रहे थे जो भी आपने बात कही, तो मेरे को ऐसे याद आ रही थी कि घर के भीतर थी तो बहन थी, बाहर क्या निकली चीज़ हो गई, चुप थी तो समझदार थी, बोली तो बदतमीज़ हो गई, पर वहाँ तक नहीं पहुँची थी जहाँ तक आप पहुँच गए। बहुत खूबसूरत। तो चलिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए। और अब हम दूसरे नौजवान शायर को, नौजवान कवि को आज आवाज़ दे रहे हैं, कुलभूषण राज गोस्वामी। तो फिर से आपसे विनती है, कृपया। सौभाग्यवर्धन जी को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे, ठीक है सर, मेरी एक गज़ल है जो मैंने 2 साल पहले लिखी थी, आज मुझे मौका मिला है तो मैं सुनाना चाहता हूँ। कुछ शेर हैं कि टूट कर तेरे पास आऊँगा तो क्या हुआ, खामोशी खटकती रहती है सीने में, कुछ काम धाम भी तो करूँगा ना, खून की रोटी लगती है जीने में। कल माँ का खत आया था गांव से, फिर पैसे नहीं भेज पाए इस महीने में, तेरे साथ में लिपट कर खो गया हूँ कहीं है ज़िंदगी, इतने नफस का जोर लगता है क्या जीने में। मैं आसमान का परिंदा शहर का वसिंदा हूँ,
मेरा कोई घर नहीं है इस दरीचे में, तुम हो के हर पल औकाते एहतराम कराते हो मेरा, तुम जैसे कितने आसुर्दा अरमान बहा देता हूँ पसीने में। ये ज़िंदगी की गुर्बत कलेजा खा गई वरना हमें भी कोई मलाले एहतराम न था सीने में। तुम्हें कुछ याद आए तो हमें भी बताना हंस, तुम्हें कुछ याद आए तो हमें भी बताना हंस, खोए रहते हैं हरदम हम ख्वाब के तरबीने में। और ये था आखिरी की, कल एक बाबा मिले थे सो उन्होंने कहा है, कल एक बाबा मिले थे सो उन्होंने कहा है, मेरी मौत का वक्त मुकर्रर है किसी पसमीने में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। छोटी मगर बहुत खूबसूरत कविता, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आवाज़ लगाना चाहूँगी विकास सैनी जी को कि प्लीज़ आएँ और अपना काव्य पाठ करें। हेलो। आपके सामने यहाँ बैठना और मंजू जी के साथ बैठना ही आना सफल हो गया मेरा। और दिल क्या कहता है इस बात पर कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जी हाँ, ये तो थी मेरे दिल की बात। अब मन की बात करना चाहूँगा, और आज मोदी जी की तरह तो मन की बात मैं नहीं करूँगा, केवल मन की बात करूँगा। मन की बात मन ही ना समझे, मन की बात मन ही ना समझे, और मन ही मन में मन को समझाऊँ, मन तो करता अपनी मनमानी। तो चलो मन की बात सुनाता हूँ मन की जुबानी। तो देखो क्या कहता है मन। मन की डोरी मन से बंधी, मन की डोरी मन से बंधी, फिर भी क्यों ये छूट जाती है, कभी हंसी के संग उड़ती, कभी चुपचाप टूट जाती है। मन ही साथी मन ही रहा, मन ही अपना हम सफ़र, मन के संग जो चल पड़ा, हो गया मज़ेदार सारा सफ़र। मन को रोको, मन को टोको, मन से ही संवाद करो, मन को रोको, मन को टोको, मन से ही संवाद करो, और मन में ही जब उत्तर बैठे तो क्यों फिर और विवाद करो। मन की धड़कन मन की भाषा, मन का अपना ही संसार, मन की धड़कन मन की भाषा, मन का अपना ही संसार, जिसने मन को समझ लिया उसका जीवन हो गया साकार। चलो आज ये वादा करें मन से अब अनबन ना होगी, चलो आज ये वादा करें मन से अब अनबन ना होगी, अपने भीतर झांक कर देखे हर उलझन की हल वहीं होगी। मन की डोरी थाम के रखो, ये जीवन की सच्ची बात, जिसने मन को जीत लिया उसने जीत लिए जज्बात, उसने जीत लिए जज्बात। धन्यवाद। वीरेंद्र राय जी हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मंजू जी। एक गज़ल आप सबके सम्मुख। ख्वाब देखते दिखाते रहते हैं, ख्वाब देखते दिखाते रहते हैं, हवाओं में घर बनाते रहते हैं। ख्वाब देखते दिखाते रहते हैं, हवाओं में घर बनाते रहते हैं। टूट जाएं तो भी गमज़दा नहीं, टूट जाएं तो भी गमज़दा नहीं, बारहा नए सपने सजाते रहते हैं, बारहा नए सपने सजाते रहते हैं। सच ने इस कदर धोखे दिए हैं, सच ने इस कदर धोखे दिए हैं, झूठ को नाहक आजमाते रहते हैं, झूठ को नाहक आजमाते रहते हैं। रास्ता है कोई न कोई मंजिल यहाँ, रास्ता है कोई न कोई मंजिल यहाँ, सफ़र पर हैं गर्द उड़ाते रहते हैं, सफ़र पर हैं गर्द उड़ाते रहते हैं। अजीब सिलसिला है मेरा ज़ख्मों से, अजीब सिलसिला है मेरा ज़ख्मों से, हर रोज़ नई चोट खाते रहते हैं, हर रोज़ नई चोट खाते रहते हैं। मेरी गज़लों से उनको कोई वास्ता नहीं, मेरी गज़लों से उनको कोई वास्ता नहीं,
आशार मुनाफिकों के सुनाते रहते हैं, आशार मुनाफिकों के सुनाते रहते हैं। रुसवाइयों से मेरी उनको गिला नहीं, रुसवाइयों से मेरी उनको गिला नहीं, बदनामियों से खुद को बचाते रहते हैं, बदनामियों से खुद को बचाते रहते हैं। वक्त की धूप ने झुलसा दिया है सब, वक्त की धूप ने झुलसा दिया है सब, बस अश्क ही बचे हैं बहाते रहते हैं, बस अश्क ही बचे हैं बहाते रहते हैं। ताल्लुक तो कोई रहा ही नहीं, ताल्लुक तो कोई रहा ही नहीं, रिश्ता है बेसबब निभाते रहते हैं, रिश्ता है बेसबब निभाते रहते हैं। फुर्सत नहीं है उनको साथ चलने की, फुर्सत नहीं है उनको साथ चलने की, हम ही हैं जो दुम हिलाते रहते हैं, हम ही हैं जो दुम हिलाते रहते हैं। शुक्रिया। एक ही को चाहा था जो मिला ही नहीं, एक ही को चाहा था जो मिला ही नहीं, अनचाहे नए दोस्त बनाते रहते हैं, अनचाहे नए दोस्त बनाते रहते हैं। तिश्नगी रूह की कोई समझा ही नहीं, तिश्नगी रूह की कोई समझा ही नहीं, आतिशे जिस्म है बुझाते रहते हैं, आतिशे जिस्म है बुझाते रहते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, लाजवाब। कहना पड़ेगा कि गीतों का एक ताजमहल है हमारे पास, कि गीतों का एक ताजमहल है हमारे पास, दुनिया जिसे कहती है गज़ल है हमारे पास, होता है नाज खुद पे तेरे साथ खड़े हैं, क्या है जो हम पानी हैं, कमल है हमारे पास। तो फिलहाल तो आज सच में कमल हमारे साथ है जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी नीतू जी को कुछ पंक्तियों के साथ, जब तक यहाँ पहुँचती हैं, कि तमन्ना बस देखने की थी वो जीने का ख्वाब बन गई, तमन्ना बस देखने की थी वो जीने का ख्वाब बन गई, जो चाहिए गज़ल पढ़नी वो पूरी किताब बन गई। तो फिलहाल उनके हाथ में किताब थी, इसलिए मुझे किताब से याद आया। तो पूरी एक किताब लेकर, और ख़ुद अपने आप में एक किताब है नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सर ने भूमिका पढ़ने को मना किया है, तो मैं सीधे, सावन का महीना है और राखी आ रहा है, और सर हमेशा कहते हैं कि यूँ ना बेहिसाब लिखा करो, तो उनसे प्रेरित होके मैं अपनी राखी सरहद पे खड़े उन भाइयों को भेजती हूँ। सरहद पर जो भाई खड़े, सरहद पर जो भाई खड़े, उनको एक राखी भेजूंगी, सरहद पर जो भाई खड़े, उनको एक राखी भेजूंगी, राखी भेजूंगी संगिया विश्वास दिलाऊंगी, राखी भेजूंगी संगिया विश्वास दिलाऊंगी। तुम लड़ो भाई सीमा पर, तुम लड़ो भाई सीमा पर, अंदर मैं संभालूंगी, तुम लड़ो भाई सीमा पर, अंदर मैं संभालूंगी। कल के जो है भविष्य बच्चे, कल के जो है भविष्य बच्चे, उनको मैं संभालूंगी, देशभक्ति का पाठ पढ़ाऊंगी, देशभक्ति का पाठ पढ़ाऊंगी, ध्यान रखूंगी उनका, ध्यान रखूंगी उनका, उनको नशा से दूर रखूंगी, उनको नशा से दूर रखूंगी। तुम लड़ो भाई सीमा पर, अंदर मैं संभालूंगी, तुम लड़ो भाई सीमा पर, अंदर मैं संभालूंगी। सरहद पर जो भाई खड़े, उनको एक राखी भेजूंगी, देश के काम आ सके बच्चे, देश के काम आ सके बच्चे, उनको ऐसा नागरिक बनाऊंगी। तुम लड़ो भाई सीमा पर, अंदर मैं संभालूंगी, तुम लड़ो भाई सीमा पर, अंदर मैं संभालूंगी। सरहद पर जो भाई खड़े, उनको एक राखी भेजूंगी, सरहद पर जो भाई खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत।
और बहुत ही खूबसूरत भावनाएं प्रस्तुत की नीतू जी ने हमारे सामने। और सच बात है, उन भाइयों के लिए जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए जितना भी कहा जाए कम है कि बलिदान की वो मिसाल हैं, बर्छी है भाला ढाल है, माँ भारती के लाल हैं, कमाल है। बहुत बढ़िया। तो जी, अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ राकेश कुमार जी को, अपनी कविता लेकर आ जाएं प्लीज़, और हम सबके साथ अपना काव्य प्रस्तुति साझा करें। राकेश कुमार जी। मेरा सभी को नमस्कार। हर तरफ धुआं है, आसमान कहाँ है? हर तरफ धुआं है, आसमान कहाँ है? देवता तो हजारों हैं मगर इंसान कहाँ है? हर तरफ धुआं है, आसमान कहाँ है? देवता तो हजारों हैं मगर इंसान कहाँ है? हर शख्स यहाँ खुद को खुदा मान बैठा है। हर शख्स यहाँ खुद को खुदा मान बैठा है। इंसान ढूंढना इतना आसान कहाँ है? इंसान ढूंढना इतना आसान कहाँ है? वो एक अकेली अबला और वो 32 दरिंदे। वो एक अकेली अबला और वो 32 दरिंदे। इससे आगे मैं बोल सकूं वो जुबान कहाँ है? इससे आगे मैं बोलूं वो जुबान कहाँ है? कोई भी धर्म हो, सारे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं धर्म भूल जाते हैं। सारे परिंदे एक हैं, बदी पे जब आएं। सारे दरिंदे एक हैं, बदी पे जब आएं। कोई भी धर्म हो मगर ईमान कहाँ है? 200 करोड़ का चंदा वो खा के डकार गए। 200 करोड़ का चंदा वो खा के डकार गए और लोग हमसे पूछते हैं वो भगवान कहाँ है? लोग हमसे पूछते हैं वो भगवान कहाँ है? चारों तरफ फरेब का बाजार सजा है। चारों तरफ फरेब का बाजार सजा है। मिल जाए थोड़ी सी मोहब्बत, वो दुकान कहाँ है? औरों से जिंदगी, औरों की जिंदगी में बहुत झांकते हो राकेश। औरों की जिंदगी में बहुत झांकते हो राकेश। अपने भी ऐब दिखाए वो रोशनदान कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश कुमार जी, जिन्होंने बहुत सारे प्रश्न, हाँ यहाँ पर अभी थे यहाँ पर मेरे पास अभी थे, इसलिए मैंने नहीं बोला जी। तो ये है राकेश कुमार जी, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन, जी 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 तो जिन्होंने बड़े सारे प्रश्न हमसे पूछे। तो बस मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इश्क में 50 का मतलब 100 होता है। अरे 50 थोड़ी है। कि इश्क में 50 का मतलब 100 होता है। अरे 50 थोड़ी है। बताओ, तुम भी प्रश्न पूछते हो। अरे काव्य गोष्ठी है, मैथ्स की क्लास थोड़ी है जी। और अब मैं आवाज़ लगाना चाहूँगी दिया सिंह को। फिर से एक नौजवान शायरा, कवियत्री, पोएटेस, एंड शी इज़ द ऑथर ऑफ लिरिक्स ऑफ लाइफ। जी दिया सिंह। Hello everyone, my name is Diya and today my poem is dedicated to my mother's cooking. My mom doesn't know how to cook that well. She may seem perfect on the outside, but her only flaw is her cooking, where she is definitely a work in progress. Her cake in microwave turns black with cracks, crispy as a biscuit. Her veggies are often burnt or oily, left in the frying pan. Each time she enters the kitchen is a gamble of experimentation, where you will be lucky if it's only the salt that's missing in the food. But like everyone, she has a secret weapon up in her arm. Her spicy soya chap that is definitely to die for.
I begged her 2 days straight to change her mind before going to bed. I left her a note specifying that she's my favorite and number one, to just create that legend. And the next morning, even when I was asleep, I could still hear the cluttering of dishes and could smell the spicy, tangy aroma of that soya chap. My stomach rumbled on and on, making a final declaration of war. The final moment of truth came when I closed my eyes in anticipation. This time, things were suspicious, but finally, she created the legend with her new recipe that was 10 folds of positivity with mountains of effort, tons of gratitude, infinite love, a pinch of attitude, along with endless doubts and fear, with precaution, working their magic, creating a legend whose dishes may be salty, but filled with tons of love, creating memories. Thank you. थैंक यू। तो जी, तो पहले वाली लाइनों पे ध्यान ना देते हुए हम लास्ट लाइन पे ध्यान देते हैं। लास्ट लाइन पे ध्यान देकर मैं कहना चाहूँगी कि गहराई इतनी है इसमें, था कोई पा नहीं सकता, मैंने नहीं पाई आज तक, कि गहराई इतनी है इसमें, था कोई पा नहीं सकता, लहर है या समंदर है कोई बतला नहीं सकता। वो तो चलिए, दैट्स हिस्ट्री। अब नाउ आई एम प्रोग्रेसिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, वो ऑलरेडी बता चुकी है जी। तो अब मैं आवाज़ दे रही हूँ मैम खुशनूर कौर जी को। जी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੀ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਔਰਤ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੁੜ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੌ ਫੁਟਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਪੱਥਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैम। अब राजेश कपिल जी से आग्रह करूंगी कि आएं और अपनी कविता पाठ करें। राजेश कपिल जी। सभी को नमस्कार। उससे कविता से पहले एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर से तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, फिर से तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, कितना नादान हूँ मैं, गुजरे वक्त में जाना चाहता हूँ। तो मेरी कविता का टाइटल है ज़िंदगी को आज़मा के देखा। कभी ज़िंदगी आज़माती है, कभी इंसान ज़िंदगी को आज़माता है। दिल लगा के देखा, प्यार जता के देखा, दिल लगा के देखा, प्यार जता के देखा, कुछ ना हासिल हुआ, सब कुछ लुटा के देखा। अच्छे भी मिले बुरे भी लोग मुझे, अच्छे भी मिले बुरे भी लोग, दुनिया की राहों में किसी ने ना समझा, खुद को भी मैंने समझा के देखा। वक्त चलता रहता है कभी ठहरता नहीं, वक्त चलता रहता है कभी ठहरता नहीं,
कभी महफिल में कभी तन्हाई में मैंने वक्त गुजार के देखा, दोषी यहाँ सब निकले, दोषी यहाँ सब निकले, कोई दूध का धुला नहीं। दोषी यहाँ सब निकले, कोई दूध का धुला नहीं। खुद को भी मैंने आईने में उतार के देखा। कोशिश कर ले जितनी भी, कोशिश कर ले जितनी भी, राज छुपते कहाँ हैं। कोशिश कर ले कितनी भी, राज छुपते कहाँ हैं। मैंने भी एक राज बहुत छुपा के देखा। मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कोई अपना नहीं। मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कोई अपना नहीं। हर अपने पराये को मैंने आजमा के देखा। कोई सुखी नहीं, सब अपने अपने गम में है। कोई सुखी नहीं, सब अपने अपने गम में है। हर हंसते हुए चेहरे को मैंने आंसू बहाते हुए देखा। हर हंसते हुए चेहरे को मैंने आंसू बहाते हुए देखा। जितना भी सोच ले तू, जितना भी सोच ले तू, जो होना है वही होगा। जितना भी सोच ले तू, जो होना है वही होगा। गौर फरमाइएगा, जितना भी सोच ले तू, जो होना है वही होगा। मैंने भी रातों को उठकर नींद को गवा के देखा। पाप किया है तूने तो सजा भी मिलेगी एक दिन। पाप किया है तूने तो सजा भी मिलेगी एक दिन। मैंने भी काशी गंगा बहुत नहा के देखा। बीती बातें भुलाना इतना आसान नहीं। बीती बातें भुलाना इतना आसान नहीं। मैंने भी गुजरा हुआ एक लम्हा बहुत भुला के देखा। मत भटक राहों में ऐ दोस्त, मत भटक राहों में ऐ दोस्त, अपनी मंजिल चुन ले। उम्र भर का लंबा सफ़र मैंने यूं ही बिता के देखा। झूठ कभी मत कहना किसी से, मैंने हर झूठ को पछताते देखा। घमंड ना कर खुद पर ऐ दोस्त, घमंड ना कर खुद पर ऐ दोस्त। आसमां के तारे को भी मैंने ज़मीं पे आते देखा। ना जाने कब थम जाए सांसों का ये सफ़र, ना जाने कब थम जाए सांसों का ये सफ़र। ना जाने कब थम जाए सांसों का ये सफ़र। जो खुद को कहते थे खुदा, उन्हें भी दुनिया से जाते हुए देखा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और कितनी सच्ची कविता है। और ये सच बात है कि इंसान को एक ना एक दिन अपनी औकात पता लग जाती है, जो कि कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि कहते हैं कि इंसान हुए काम सा किस्मत में लिखे रास्ते, कि इंसान हुए आम सा किस्मत में लिखे रास्ते। सब ढह गया जोशे जुनून दो रोटी के वास्ते। तो बिल्कुल सच्ची कविता आपकी, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी परमजीत सूफी जी को कि आएँ और अपनी कविता हम सबके साथ शेयर करें। जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। ये चिंतन से उपजी कविता है, शीर्षक है पदचाप। कुछ थका सा अनमना सा, कुछ थका सा अनमना सा, सपनों की गठरी लाद कर मैं चल रहा हूँ पगडंडी पर। कुछ थका सा अनमना सा, सपनों की गठरी लाद कर मैं चल रहा हूँ पगडंडी पर। अपनी ही पदचापों की ध्वनि से, अपनी ही पदचापों की ध्वनि से उपजी सिरहन से कंपित। अपनी ही पदचापों की ध्वनि से उपजी सिरहन से कंपित। ध्वनि से मैं चल रहा हूँ पगडंडी पर। सड़क की बदहवास सी, सड़क की बदहवास सी दौड़ रही जिंदगी से सहम कर। सड़क की बदहवास सी दौड़ रही जिंदगी से सहम कर मैं चल रहा हूँ पगडंडी पर। सड़क की रंगीनियों की भूल भुलैया राहों से भयभीत। सड़क की रंगीनियों की भूल भुलैया राहों से भयभीत मैं चल रहा हूँ पगडंडी पर। कुछ और चलूँ पगडंडी पर या चलूँ सड़क पर। कुछ और चलूँ पगडंडी पर या चलूँ सड़क पर, यही सोच कर मैं चल रहा हूँ पगडंडी पर।
कुछ और चलूं पगडंडी पर या चलूं सड़क पर, यही सोचकर मैं चल रहा हूं पगडंडी पर। सड़क के सम्मोहन की मरीचिका का विभ्रम अनंत है। सड़क के सम्मोहन की मरीचिका का विभ्रम अनंत है। मंजिल भी अनजान सी, मंजिल भी अनजान सी, मुसाफिर भी लगते पराये से। मंजिल भी अनजान सी, मुसाफिर भी लगते पराये से, बस इन्हीं उलझनों में ना जाने कब से, बस इन्हीं उलझनों में ना जाने कब से मैं चल रहा हूँ पगडंडी पर। बस इन्हीं उलझनों में ना जाने कब से मैं चल रहा हूँ पगडंडी पर। सड़क लगती है कभी कभी, सड़क लगती है कभी कभी उन्नति की पराकाष्ठा सी। सड़क लगती है कभी कभी उन्नति की पराकाष्ठा सी, और कभी लगती है रसातल की निकृष्टता सी। और कभी लगती है रसातल की निकृष्टता सी। बस इसी द्वंद्व में, बस इसी द्वंद्व में मैं ना जाने कब से चल रहा हूँ पगडंडी पर, ना जाने कब से चल रहा हूँ पगडंडी पर। थैंक यू। बहुत खूबसूरत और बहुत सच्ची कविता। ये इंसानी जीवन की सच्चाई है। हम चलते रहते हैं उलझन में, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कामिनी सिंह जी को कुछ दुआओं के साथ, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो क्योंकि वो मेरी यूनिवर्सिटी से है इसलिए कि जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाती चल, कि जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाती चल, गम भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराती चल। कामिनी सिंह जी आपके सामने। हार्दिक आभार आपका, सभी अतिथिजन का भी, और सभी कवयित्री एवं कवि का भी मेरी तरफ से। आज मेरे पास अपनी कोई कविता नहीं, तो मैं उसकी जगह दूसरी एक पद सभी के सन्मुख रखूंगी, जिसे लिखा है श्री ध्रुवदास जी ने, और ये ब्रज भाषा में है। जैसे कि मैं ब्रज से हूँ तो मैं वही कुछ आपको सुनाने जा रही हूँ आज। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न रीस कहूँ, भूले हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जिन्न के उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियो तू, सुनिए तू जहाँ लगी सब दुख पासी है। ये राधा रानी के स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री ध्रुवदास जी ने कहा है कि राधा रानी का स्वभाव अत्यंत ही सरल एवं मधुर है। ये मृदुता एवं दयालुता एवं कृपालुता की साक्षात मूर्ति व राशि हैं। राधा रानी के जितने भी अनुयायी हैं वो अत्यंत धन्य हैं। उनके स्वभाव का वर्णन उन्होंने इस प्रकार से किया है। तो संसार के समस्त सुख राधा रानी के बिना अधूरे हैं, ऐसा कुछ। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कामिनी सिंह जी, अब मैं ये नहीं कहूँगी ये थी कामिनी सिंह जी, ये हैं कामिनी सिंह जी जी। अब इनके बाद मैं आवाज़ लगाना चाहूँगी किरण आहूजा मैम को कि प्लीज़ आएँ और अपनी कविता पाठ हम सबके साथ साझा करें। और आप सब लोगों से आग्रह करूँगी कि तालियां बजाते रहें, क्योंकि देखिए कवियों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए होता है। आप सब कवि हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं जी। इस सभा में उपस्थित सभी को नमन करती हूँ। मैं आपके सामने एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हाल जब हम सुनाने लगते हैं, हाल जब हम सुनाने लगते हैं, उनको क्यों ये, उनको क्यों ये, उनको क्यों ये फसाने लगते
हैं, हाल जब हम सुनाने लगते हैं। इस तरह से करीब वो आए, इस तरह से करीब वो आए, उनसे रिश्ते पुराने लगते हैं, उनसे रिश्ते पुराने लगते हैं। उनको क्यों ये फसाने लगते हैं, हाल जब हम सुनाने लगते हैं। वो कहीं भी हमें दिखे तो हम, वो कहीं भी हमें दिखे तो हम दिल में खुशियाँ मनाने लगते हैं, दिल में खुशियाँ मनाने लगते हैं। उनको क्यों ये, उनको क्यों ये, उनको क्यों ये फसाने लगते हैं, हाल जब हम सुनाने लगते हैं, हाल जब हम सुनाने लगते हैं। याद दिल से कभी नहीं जाती, याद दिल से कभी नहीं जाती, भूलने में ज़माने लगते हैं, भूलने में ज़माने लगते हैं। उनको क्यों ये, उनको क्यों ये, उनको क्यों ये फसाने लगते हैं, हाल जब हम सुनाने लगते हैं। मेरी तस्वीर देख कर क्यों वो, मेरी तस्वीर देख कर क्यों वो गीत एक गुनगुनाने लगते हैं, गीत एक गुनगुनाने लगते हैं। उनको क्यों ये, उनको क्यों ये, उनको क्यों ये फसाने लगते हैं, हाल जब हम सुनाने लगते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल कहना पड़ेगा कि लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ, कि लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ छेड़ी है तुमने गज़ल एक नए अंदाज के साथ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ विनोद कश्यप जी को। जी, विनोद कश्यप जी भी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और अभी आपके सामने आ रहे हैं अपनी कविता लेकर। विनोद कश्यप जी। पहले एक शेर बोलता हूँ। वो हमसे कुछ इसलिए नाराज हैं साकी, वो हमसे कुछ इसलिए नाराज है साकी कि उनकी भैंस हमारे हाथ से बिस्कुट नहीं खाती। तो अब आप समझ गए हो कि मैं किस उसके ऊपर जा रहा हूँ। तो यानी हस्बैंड वाइफ में आजकल तकरार का एक आम वो है, तो वही मैं ला रहा हूँ। चांद से नाराज हूँ, चांद से नाराज हूँ मैं, चांद है मुझसे खफा, चांद से नाराज हूँ, चांद से नाराज हूँ मैं, चांद है मुझसे खफा। देखिए अब क्या निकलता है सुलह का रास्ता, चांद से नाराज हूँ मैं, चांद है मुझसे खफा।
देखिए अब क्या निकलता है सुलह का रास्ता। चांदनी ने चांद से, चांदनी ने चांद से सौदा किया मैं चुप रहा। चांदनी ने चांद से सौदा किया मैं चुप रहा। चांद गैरों से बुरा, चांद गैरों से बुरा, मैं भी कहाँ अपना हुआ। चांद गैरों से बुरा, मैं भी कहाँ अपना हुआ। तो ये शेर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। चांदनी ने चांद से सौदा किया मैं चुप रहा। चांदनी ने चांद से सौदा किया मैं चुप रहा। चांद गैरों से बुरा, मैं भी कहाँ अपना हुआ। मैं भी कहाँ अपना हुआ। खत्म होगा, खत्म होगा एक दिन, खत्म होगा एक दिन गूंगे अंधेरों का सफर। खत्म होगा एक दिन गूंगे अंधेरों का सफर। चांदनी से पूछिएगा, चांदनी से पूछिएगा, जुर्म था किसका बड़ा। चांदनी से पूछिएगा, जुर्म था किसका बड़ा। एक ही ख्वाहिश, एक ही ख्वाहिश कि मेरे बाद सब पूछे सवाल। एक ही ख्वाहिश कि मेरे बाद सब पूछे सवाल। आग के दरबार में पानी सरीखा कौन था। आग के दरबार में पानी सरीखा कौन था। चाहते हो वापसी, सुन रहे हो ना। चाहते हो वापसी तो छोर तक लटके रहो। चाहते हो वापसी तो छोर तक लटके रहो। अब नहीं होता सियासत के सफ़े पर हाशिया। अब नहीं होता सियासत के सफ़े पर हाशिया। सांस की मानिद, सांस की मानिद मामूली हवा के साथ है। सांस की मानिद मामूली हवा के साथ है। रोज पड़ता है हमारा आंधियों से साबका। सांस की मानिद मामूली हवा के साथ है। अब नहीं पड़ता हमारा आंधियों से साबका। आखिरी शेर है। वक्त की रफ्तार में, वक्त की रफ्तार में खोई रदीफ़े जिंदगी। वक्त की रफ्तार में खोई रदीफ़े जिंदगी। आइए आइए मिलकर बचाएं धड़कनों का काफिया। आइए मिलकर बचाएं धड़कनों का काफिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आपकी कविता सुनकर तो मन होता है ये कहने का कि तूफ़ान के आसार लगे हैं, बिजली गिरने वाली है। कि तूफ़ान के आसार लगे हैं, बिजली गिरने वाली है। एक पति के पीछे पड़ गई, उसकी ही घरवाली है। जी जी, बहुत शुक्रिया। और अब हम मैं बुलाना चाहूँगी श्याम सुंदर जी को। उनकी वाइफ को स्कूटी से वो स्लिप हो गई थी कल, तो उनको चोट लग गई थी। फिर भी श्याम सुंदर जी काव्य पाठ के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसलिए उनके लिए कहना चाहूँगी कि संघर्ष नहीं जिनका जीवन वो भी तो बड़ा अभागा है। कि संघर्ष नहीं जिनका जीवन वो भी तो बड़ा अभागा है। या तो उसने प्रण तोड़ा है या फिर वो रण से भागा है। और ये देखिए कि साहब प्रण भी पूरा करके आए हैं और रण में भी आ गए हैं लड़ने के लिए। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा श्याम सुंदर जी का। ज़ोरदार तालियाँ। अच्छा, फोटो में थोड़ा मेरे को नाम से पता नहीं लग रहा है। मैं अभी इनके बाद रोहित जी। माँ शारदे को नमन। यहाँ उपस्थित कविवृंद, श्रोतागण और प्राचीन कला केंद्र के सभी सदस्यों का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन और सादर नमन। ये जो कविता है इसकी पृष्ठभूमि एक सैनिक की कहानी है।
ये जब भारत पाकिस्तान युद्ध था, 8-10 कविताएं तभी मैंने लिखी थी उस समय, और ये वन ऑफ द बेस्ट पोइम मैं समझता हूँ कि एक सैनिक के क्या क्या भाव रहते होंगे जब वो बॉर्डर पे युद्ध लड़ता होगा, उसके पीछे परिवार है पूरा। तो उसी को लेके ये मैंने कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है कोई कैसे भूल पाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई कैसे भूल पाएगा, जिसका शीर्षक माँ के गर्भ से आरंभ होकर मृत्यु तक के संघर्ष की अनवरत कहानी एक सैनिक की जुबानी। माँ के गर्भ से आरंभ होकर मृत्यु तक के संघर्ष की अनवरत कहानी एक सैनिक की जुबानी। राह सैनिक की बड़ी कठिन, तब त्याग में कटते हैं निज दिन, देश हित जो काम आए जवानी, अमर रहेगी तेरी कहानी। देश हित जो काम आए जवानी, अमर रहेगी तेरी कहानी। तेरी शक्ति से दुश्मन कांपेगा जब तेरी रगों में अदम्य साहस जागेगा। तेरी शक्ति से दुश्मन कांपेगा जब तेरी रगों में अदम्य साहस जागेगा। वह पल भी क्या पल होगा जब तुझे छोड़ना सर्वस्व होगा। माँ की आस पिता का दुलार बहन का प्यार। माँ की आस पिता का दुलार बहन का प्यार, पत्नी बच्चों से भरा घर संसार। छोड़ना होता नहीं आसान, कुर्बान करे जो हर अरमान, देश हित में जो दे अपना अमूल्य योगदान। ही सैनिक अमर रहेगा तेरा बलिदान तेरा कोई कैसे भूल पाएगा। देश हित जो तू सर्वस्व लुटाएगा। हर जन जय हिंद जय भारत गाएगा। देश हित में जब यह जीवन जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया। रोहित सिंह जी प्लीज़ आप आ जाएं। जी तो अब आपके सामने रोहित सिंह जी जो बहुत पहले से बैठे हुए हैं अपनी कविता लेकर आ रहे हैं। फिर आपसे आग्रह करूंगी तालियों के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। कविता का शीर्षक है मुखौटे। अब के जो मुझसे मिलने आओ कभी, अपने सारे मुखौटे उतार कर आना। उन चेहरों को, किरदारों को, पहचानों को पीछे छोड़कर ही आना। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिबास से, तुम्हारी रूपरेखा से। ना मुझे कुछ लेना देना है उन बनावटी बर्ताव से, स्वभाव से। अगर तुम जानते या समझते नहीं, मुखौटे हैं लेकिन दिखते नहीं। पूछोगे कि अगर आऊं तो कैसे आऊं, ऐसे ही तो रहते हैं समाज में। तो मैं फिर कहूंगा, मेरी सुनो, मेरे लिए कुछ भी बनकर मत आना। तुम जैसे भी हो, खुद की पसंद हो या बेतरतीब हो, गैर व्यवहारिक ही सही, उसकी फिक्र मत करना। शीशे में खुद को देखते हो जैसे, सुबह शाम बस उसी को लिए चले आना। जैसे भी हो तुम वैसे ही चले आना। अब के जो मुझसे मिलने आओ कभी, अपने सारे मुखौटे उतार कर आना। उन चेहरों को, किरदारों को, पहचानों को पीछे छोड़ कर ही आना। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि कहते हैं कि असर क्या ये तेरी जादू बयानी का नहीं था, कि असर क्या ये तेरी जादू बयानी का नहीं था। मैं भीगी थी मगर एहसास पानी का नहीं था। बहुत ही इमोशनल कविता, लाजवाब, बहुत बढ़िया। और इन्हीं के साथ मैं आवाज़ लगा रही हूँ कंगना जी को। कंगना जी मुझे अभी कंगना जी हैं नहीं? अच्छा जी, ज्योति शर्मा जी, जी प्लीज़ आ जाए मैम।
जी, तो ज्योति शर्मा जी अपनी कविता पाठ के लिए आपके सामने आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार आप सबको। जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सरकारी नौकरी का सपना। प्रस्तुत है कविता। हम सारे मिलके दुखड़े ये दिल के किससे कहीं कब जवाब आएगा। हम सारे मिलके दुखड़े ये दिल के किससे कहीं कब जवाब आएगा। एक दिन पापा बोले बेटा सुनो बात मेरी, ज्वाइन कर लो कोई कोचिंग या कोई लाइब्रेरी, करो दिल लगा के कंपटीशन की तैयारी। मेहनत हमारी और मेहनत तुम्हारी और दुआएं हमारी, जिस दिन बनोगे तुम सरकारी अफसर अपने भी सुर में रुआब आएगा। हम सारे मिलके दुखड़े ये दिल के किससे कहें कब जवाब आएगा। और दिल लगा के करने लगे हम तैयारी, दिन और रात रखी मेहनत जारी। बढ़िया हुई फिर भैया परीक्षा हमारी, सिलेक्शन होने की पूरी आस थी हमारी। सोचा बेकारी के बादल छटेंगे, बन के नतीजा मेहताब आएगा। हम सारे मिलके दुखड़े ये दिल के किससे कहें कब जवाब आएगा। बीते कुछ महीने फिर यूं ही इंतज़ार में, आया फिर नतीजा एक दिन किसी अखबार में। बन गई बात अपनी पहली ही बार में, खुशी की लहर छाई सारे परिवार में। दुख थे जो बांटे दर्दों के कांटे, बन के हर कांटा गुलाब आएगा। हम सारे मिलके दुखड़े ये दिल के किससे कहें कब जवाब आएगा। पकड़ा गया फिर कहीं कोई भर्ती घोटाला, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू सब कैंसिल कर डाला। जाने कब होंगे फिर टेस्ट और इंटरव्यू, और कब नतीजा जनाब आएगा। हम सारे मिलके दुखड़े ये दिल के किससे कहें कब जवाब आएगा। फिर से जब तैयारी कर हम टेस्ट देने जाते हैं, परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर बिक जाते हैं। पकड़े जाते हैं या फिर कहीं कुछ नकलची, किसी ना किसी वजह से रद्द होती भर्ती। फीसों के इतने जो पैसे भरे हैं, उनका भी कोई हिसाब आएगा। बात आगे बढ़ती है तो कोर्ट केस हो जाते हैं, सालों साल जनता को ये यूं ही लटकाते हैं। नई सरकारें आके अपने गीत गाती हैं, उम्रें बीत जाती हैं और आसें टूट जाती हैं। रोता है ये दिल कुछ ना हो हासिल, आँखों से बस अब सैलाब आएगा। हम सारे मिलके दुखड़े ये दिल के किससे कहें कब जवाब आएगा। किससे कहें कब जवाब आएगा। अच्छा, एक ये थोड़े दुखड़े के बाद अब थोड़ी हंसी की भी बात कर लेते हैं। कभी कभी कविता आसपास के जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से ही निकल आती है। छोटी सी पैरोडी है सर। जी सर।
ओके सर, धन्यवाद। फिलहाल बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत, और बिल्कुल कहना पड़ेगा कि अक्षर अक्षर माला गूथे भाव सजा कर आई थी, अक्षर अक्षर माला गूथे भाव सजा कर आई थी, कड़ी धूप में एक बदरिया इसी मंच पे छाई थी। बहुत बढ़िया, लाजवाब मैम। और इसके बाद मुझे सरिता मैम, सरिता नौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम पटियाला से आई हैं, इतनी दूर से आने में कितना एफर्ट लगता है आप समझ सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों से फिर से विनती करूंगी ज़ोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। सरिता मैम। नमस्कार, आप सबके बीच में आज मुझे उपस्थित होने का मौका मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी का। हम फ़कीरों से चाहे तो कोई दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से चाहे तो कोई दुआ ले जाए, कल ना जाने कहाँ हमें ये हवा ले जाए। हम कहाँ हैं किसी को कुछ देने के काबिल, हम कहाँ हैं किसी को कुछ देने के काबिल, कोई चाहे तो हमसे जीने की अदा ले जाए, कोई चाहे तो हमसे जीने की अदा ले जाए। शुक्रिया। यूं राह में अधूरा छोड़कर न जाए हमदम, यूं राह में अधूरा छोड़कर न जाए हमदम, या मिटा दे मुझको, या मिटा दे मुझको, या मुकम्मल कर दे, या मिटा दे मुझको, या मुकम्मल कर दे। मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है, कूज़ागर है तू, कूज़ागर है तू, चाहे जिस रूप में ढल दे, कूज़ागर है तू चाहे किस रूप में ढल दे। मेरी कविता का उन्माद है टूटा किनारा। हमको तुम्हारे प्यार ने क्या क्या बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने क्या क्या बना दिया। अच्छे भले इंसान थे, अच्छे भले इंसान थे, दीवाना बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने क्या क्या बना दिया। दिखती है हर सूरत में अब तेरी सूरत, दिखती है हर सूरत में अब तेरी सूरत। चाहत ने तेरी हमको आवारा बना दिया, चाहत ने तेरी हमको आवारा बना दिया। भटक रहे हैं तेरी तलाश में हम दर बदर, भटक रहे हैं तेरी तलाश में हम दर बदर। जनून ने तेरे, जनून ने तेरे हमको बंजारा बना दिया, जनून ने तेरे हमको बंजारा बना दिया। छलक जाती हैं, छलक जाती हैं बिन बात के, छलक जाती हैं बिन बात के ये कमबख्त आँखें, छलक जाती हैं बिन बात के ये कमबख्त आँखें। बेरुखी ने तेरी, बेरुखी ने तेरी इनको आंसुओं का प्याला बना दिया, बेरुखी ने तेरी इनको आंसुओं का प्याला बना दिया। पड़े थे राह में हम बेजान पत्थर की तरह, पड़े थे राह में हम बेजान पत्थर की तरह। छू कर तूने, छू कर तूने हमको शायर बना दिया, छू कर तूने हमको शायर बना दिया। हंसते हैं लोग मुझ पर, हंसते हैं लोग मुझ पर मेरा पागलपन देखकर, हंसते हैं लोग मुझ पर मेरा पागलपन देखकर। हमको तो इस जहां में तमाशा बना दिया, हमको तो इस जहां में तमाशा बना दिया। शुक्रिया। उफनते इन जज्बातों को अब संभालूं कैसे, उफनते इन जज्बातों को अब संभालूं कैसे। सरिता को तूने एक टूटा किनारा बना दिया, सरिता को तूने एक टूटा किनारा बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने क्या क्या बना दिया। अच्छे भले इंसान थे, दीवाना बना दिया, अच्छे भले इंसान थे, दीवाना बना दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, इतनी दूर से अब आई और काव्य पाठ किया, इतनी सुंदर कविता हमारे सामने रखी और अब जा रही हैं। तो जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि कुछ रोज़ तो मिलकर दिले नाकाम से जाओ, कि कुछ रोज़ तो मिलकर दिले नाकाम से जाओ, जब दूर ही जाना है तो आराम से जाओ। अब दूर से आई हैं तो दूर से जाए। जी जी जी
जी, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपनी कविता की दो दो पंक्तियाँ डॉक्टर अनीश गर्ग जी के मोबाइल नंबर पर भेज दें आप, तो रिपोर्ट बनने में थोड़ी हेल्प होती है, तो आपका नाम भी वहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद मुझे लगता है, हाँ, कामना जी मैंने बोला, अच्छा कामना जी हैं, अच्छा ठीक है, पोस्टर में नाम है, हाँ वो थोड़ा ब्लर है ना, तो इसलिए मुझे कांगना सुना मतलब दिखाई दिया। जी कामना मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी जी जी, वो उसको, जी बहुत बहुत स्वागत है कामना जी, और आप सब लोगों से फिर से आग्रह करूंगी तालियों के लिए। जी मेरी आज की कविता। मेरी जो आज की कविता मैंने आज जो चुनी है आप सबको सुनाने के लिए, वो एक माँ और बेटे की बातचीत है। लेकिन उससे पहले मैं 4 लाइंस जो मैंने अपनी माँ को समर्पित करके लिखी हैं। उनका 5 तारीख को बर्थडे है और मैंने उन्हें 5 साल पहले खो दिया था, तो बस पहले 4 लाइंस में उनके लिए बोलूँगी, फिर अपनी में। कभी दिल में, कभी दिमाग में, कभी ख्यालों में ढूंढती हूँ, गुजरी हुई ज़िंदगी के गुजरे सालों में ढूंढती हूँ। कभी खुद में ढूंढती हूँ तेरी मुस्कुराती परछाई को, कभी खुद को इन मलालों में, इन सवालों में ढूंढती हूँ। कभी सोचती हूँ बस बहुत हुआ, अब छोड़ दूँ सब सोचना, सूरज चंदा आसमान में, तारों में तुझको खोजना। फिर प्यार को तेरे रोटी के निवालों में ढूंढती हूँ, माँ आज भी तुझको मैं घर की दीवालों में ढूंढती हूँ। अब जो मेरी कविता है, एक माँ और बेटे के बीच का संवाद है, जिसमें बेटा सैनिक है और माँ उससे कैसे बात कर रही है कि याद है तुझे जब पहली बार तुझे स्कूल भेजा था, याद है तुझे जब पहली बार तुझे स्कूल भेजा था, तेरी आंखें नम थी, धड़कता मेरा कलेजा था। चिंता थी तो खुद को कैसे संभालेगा, चिंता थी तो खुद को कैसे संभालेगा, कुछ चाहिए हुआ तो टीचर से कैसे मांगेगा। देखते देखते देख तू कितना बड़ा हो गया, घर और स्कूल की 4 दीवारी से निकल देश की सीमा पर खड़ा हो गया। अब तो सिर्फ हमें नहीं संभालता, अब तो सिर्फ हमें नहीं संभालता, हर घर की रक्षा करता है। जो भूगोल के नक्शे में उलझ जाया करता था, आज सुरक्षित देश का नक्शा करता है। तेरी बहादुरी के किस्से सुन, तेरे पिता को तुझ पर गर्व होता है। तेरी बहादुरी के किस्से सुन, तेरे पिता को तुझ पर गर्व होता है। पर जंग की खबर सुनते ही वो बेबस बाप एक कोने में छिप कर रोता है। तू भले मेरे साथ नहीं होता, तू भले मेरे साथ नहीं होता, तेरे साथ चलती हैं मेरी दुआएं। बस एक प्रार्थना है बेटा, तू लौटे तिरंगे के साथ, मगर तिरंगा तेरे कंधों पर नहीं, तेरे हाथों में लहराए। जानती हूँ तेरे कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है, जानती हूँ तेरे कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है, पर ये मत भूलना तेरे इंतज़ार में थाली लिए तेरी माँ आज भी दरवाजे पर खड़ी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। और बिल्कुल माँओं की ममता अलग है, देश का प्यार अलग है। माँओं के लिए तो कहना पड़ेगा कि बचपन की जुड़ी उससे हर याद है मेरी, जो मैं इमारत हूँ वो बुनियाद है मेरी। बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ सभी कवि अपना काव्य पाठ कर चुके हैं, तो मैं अब आमंत्रित करूँगी डॉक्टर अनीश गर्ग जी को कि वो भी आएँ और हमारे साथ, अगर उनके पास कोई कविता है तो कविता, अदरवाइज़ अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और 2 पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहूँगी कि मंजिल पर पहुँचना और खड़े रहना भी, कि मंजिल पर पहुँचना और खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। तो वो बड़े हो गए हैं और बड़े बने रहना भी जानते हैं, मंजिल पर पहुंच चुके हैं और मंजिल पर खड़े रहना भी जानते हैं। तो फिर से आप सब लोगों से आग्रह करूंगी, तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर अनीश गर्ग जी का। ये मुकाम, ये मंजिलें आती जाती रहती हैं, तो ये कोई इतराने का मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है, पर फिर भी चलिए, जो ईश्वर दे रहा है हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। और आप सबकी दुआओं का ये असर है, ये उनमें बहुत असर होता है।
तो आज के जो कवि हैं भाई सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। इस मंच से कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ इस मंच का कुछ अपना एक प्रोटोकॉल जिसको आप बोलते हैं। मैं अगली बार यशपाल जी पोस्टर में लिख दें, हम पैरोडी को यहाँ पर स्वीकार्य नहीं है, पैरोडी से थोड़ा बचा करें, किसी फिल्मी धुनों से बचें, क्योंकि ये संस्कार भारती में हमारे एक पहला नियम हमने रखा है कि हमने फिल्मी धुनों की तर्ज पर, वो इनका कार्यक्रम अलग से होता है, भाग्यश्री के साथ मिलकर होता है, फिल्मों की ये गाने वहाँ पर आप गा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो साहित्य की बात करते हैं, साहित्य में जो विधिवत धुनें हैं जो आपकी मुशायरों की, शायरों की जुबान की होती हैं, तो उनमें आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये कोई इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, बहुत अच्छे भाव होते हैं, बहुत अच्छा बोला उन्होंने भी आज, नाम क्या इनका, ज्योति ने, बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छे हैं, शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ परहेज करें, क्योंकि पैरोडी से साहित्य का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, संगीत से पूरा है, क्योंकि एक हाथ में माँ वीणा पानी के वेद है और दूसरी तरफ उनके हाथ में सितार है, तो ये तो संगम है। तो चलिए इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। बाकी सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ सौभाग्यवर्धन जी के इस मंच पर कि आप सभी ने यहाँ पढ़ा और बड़ा बखूबी। तो मुझे हुक्म हुआ है कि छोटी सी मैं, पर उससे पहले मैं अपना आक्रोश, जैसे उन्होंने अपना आक्रोश रखा, मेरा भी एक आक्रोश है कि अभी आपने हालिया प्रदर्शन देखा, आपने सभी कुछ हुआ, तो उसमें मेरी कुछ पंक्तियां निकल के आती कि जंतर मंतर में हुआ प्रदर्शन, कि जंतर मंतर में हुआ प्रदर्शन, फिजा में घुल गई स्याही काली, फिजा में घुल गई स्याही काली, परवरिश में कहीं तो कमी रह गई थी, जो बेटियां उगल रही थी भद्दी भद्दी गाली। और जो मेरी बात से वाबस्ता है, जो मेरी बात का समर्थन, जरूरी नहीं है कि हम सभी एक ही मनोभाव के होंगे। मुझे अब मेरी अगली पंक्तियां इस बात को पूरा क्लैरिफाई करेंगी। प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, ये हक तुम्हारा है। प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, ये हक तुम्हारा है। इस देश के टुकड़े होंगे, क्या यही तुम्हारा नारा है? इनके माँ बाप से प्रश्न है मेरा, इनके माँ बाप से प्रश्न है मेरा, कैसे जहरीले फूल उगाए तुमने ओ माली, परवरिश में कहीं तो कोई कमी रह गई थी, जो बेटियां उगल रही थी भद्दी भद्दी गाली। अम्मा बाबूजी का नाज रही थी जो बेटियां, कि अम्मा बाबूजी का नाज रही थी जो बेटियां, छोड़कर लाजो शर्म बिहाई से नाच रही थी बेटियां। कुछ भंगेड़ी, कुछ नशेड़ी, कुछ छिछोरे बजा रहे थे ताली, परवरिश में कहीं तो कमी रह गई थी, जो बेटियां उगल रही थी भद्दी भद्दी गाली। बड़े नाज से कहते थे बाबूजी, बड़े नाज से कहते थे बाबूजी, बेटी नहीं बेटा है, ये तो कुल का दीपक है। वही बाबूजी अब शर्म से सर झुकाए कह रहे हैं, ये तो राष्ट्र का दीमक है, कि राष्ट्र का दीमक है। जीते जी बापूजी की, जीते जी बाबूजी की पगड़िया बिटिया ने क्या उछाली, परवरिश में कहीं तो कमी रह गई थी, जो बेटियां उगल रही थी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली। और मैंने वहां एक और भी देखा कि नाबालिग बेटी से जहर उगलता बाप देखा, कि नाबालिग बेटी से जहर उगलवाता मैंने वहां एक बाप देखा, और संपोलों को पोषित करता विपक्ष का हर सांप देखा। राष्ट्रवाद ब्राह्मणवाद का बारूद भरकर हाथों में पकड़ा गए दो नाली, परवरिश में कहीं तो कमी रह गई थी, जो बेटियां उगल रही थी भद्दी भद्दी गाली। साहब इस देश में रहकर, इस देश का खाकर, इस देश के होकर, इस देश में रहकर, इस देश का होकर, इस देश का खाकर, इस देश पर गुर्राते हैं। पाले थे जो हमने रेशम के कीड़े, अब संपोले से हुए जाते हैं। सभ्यता संस्कृति के मैयत, सभ्यता संस्कृति की मैयत बनाकर भांड गा रहे थे कवाली, परवरिश में कहीं तो कमी रह गई थी, जो बेटियां उगल रही थी भद्दी भद्दी गाली। और मैं ये भी कहता हूँ, एक वो बेटियां भी हैं, अभी आपने पढ़ा कि भारत वो वेट लिफ्टिंग में हमारी बेटी लेके आई, कि एक वो बेटियां भी हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं। कल साक्षी चौहान भी लेके, वो भी लेके आई हैं हमारी, वो हैं बॉक्सिंग, कि एक वो बेटियां भी जो देश के लिए गोल्ड मेडल ला रही, एक तुम हो जो मुंह से तेजाब उगलकर भारत का सर झुका रही। सुनकर भाषा तुम्हारी हर भारतवासी ने कानों में उंगलियां दे डाली, परवरिश में कहीं तो कमी थी, जो बेटियां उगल रही थी भद्दी भद्दी गाली। सुनो ओ बाबूजी, सुनो ओ अम्मा, सुनो बाबूजी, जो बच्चे राष्ट्रद्रोह की बातें कर रहे, जो बच्चे राष्ट्रद्रोह की बातें कर रहे, वो तुमको भी एक दिन मारेंगे जिनके लिए तुम मर रहे, वो तुमको भी एक दिन मारेंगे तुम जिनके लिए मर रहे। फाड़ दो परवरिश के दस्तावेज, तो निकले जाली, परवरिश में कहीं तो कमी रह गई थी, जो बेटियां उगल रही थी भद्दी भद्दी गाली। और कानों में रिस रही हैं गालियां, आंखों से अश्क बह रहे,
कि कानों में रिस रही हैं वो गालियां, आंखों से अश्क बह रहे, सुन रहे हैं बेटियों से अश्लील गालियां। सोचो हम क्या 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 सह रहे। कौन जहर भर गया, मेरी लाडो तो थी भोली भाली, परवरिश में कहीं तो कमी रह गई थी, जो बेटियां उगल रही थी भद्दी भद्दी गाली। ये कवि की वेदना है। मैं मना करता हूं कि भूमिका नहीं बांधनी, लेकिन हम हर सभी अपनी एक मानसिकता के साथ चलते हैं, और ये हम आज़ाद मुल्क के निवासी हैं। भारत में यही हमारे भारत की सौंदर्य है कि इस भारतवर्ष में हम सबको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें भाषा की अपनी अभिव्यक्ति की हमें आज़ादी है। मैं उसमें ये जो कहा करता हूँ कि आंदोलन करिए, प्रदर्शन करिए, सबका हक है। हम भी इसके पुरजोर विरोधी हैं कि नीट में बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हुआ होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मर्यादा इस देश की एक जो सबसे बड़ी, इस देश की जो वानगी है, इस देश की जो खूबसूरती है, इस देश का जो सौंदर्य, जो अनुपम सौंदर्य है, वो यही है कि हमारी भाषा में शालीनता है, मलिनता नहीं है। तो वो मलिनता के प्रति मैंने जो कविता की, कहीं किसी के भाव को अगर कहीं मुझे लगता है कि कहीं उसको गलत भाव को समझ गए हो या गलत भाव से ले लिया हो तो मुझके लिए क्षमा प्रार्थी, अन्यथा न लीजिएगा। और मन संचालिका तो हर बार की तरह बहुत अच्छे से, आपको पता ही है कि इनको कितने शेर व शायरी कंठस्थ हैं इनको, और मुझे अच्छा लगता है कि जब इतना अच्छी ये संचालन करते हैं, और उससे भी अच्छा लगता है जब इन्हीं की अपनी फसल, इन्हीं की अपनी फसल जब किसान के पूरे अंजर पंजर हिला के जाती है, उनका सारा वो करके जाती है, अस्त व्यस्त करके जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। ये भी भाषा की एक अभिव्यक्ति, और ये भी स्वतंत्रता का एक भाव है कि बेटी माँ के समक्ष सच्चाई से बात को कह रही है। ये भी एक कवि हृदय की बात है, वरना कौन इतनी हिम्मत करता है। और भाई बड़ा अच्छा विनोद जी आज अपनी पत्नी के साथ वो खफा होने की बात कह रहे हैं, कितना अच्छा लगा। चांद की बात कर रहे थे, मैं इनके सर की तरफ देख रहा था। हैं इनकी भी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये मेरे भाव नहीं थे। चलिए, ये भी थोड़ा सा हास्य विनोद भी, क्योंकि आज प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जब यहाँ पर होते हैं ना, जब यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो हास्य का एक माहौल बना रहता है। आज एक कमी रहेगी कि आज पूरी तरह से कोई हास्य जितना आपने किया, आपका सलाम है, इस मंच से हास्य भी आता रहे, सभी तरह नवरस में हमारी कविताएं चलती रहा करें तो अच्छा लगता है। लेकिन आज जो मन संचालिका है वो शेर शायरी तो सुना रही थी, हम चाहते हैं कि वो कविता भी सुनाएं, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय कह सकता हूँ, हमारे बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं शहर के, जिनकी आवाज़ का मैं बहुत कायल हूँ, उनकी आवाज़ के सभी बहुत कायल हैं। क्या खूबसूरत उनकी आवाज़ है। अगर आप उनके, मुझे माइक की उनको ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, उनको तो इतनी कमाल के वो बोलते हैं। राजेश अत्रे जी, पूरा शहर जानता है उनको, तो वो भी आज अपनी कविता यहाँ से पढ़ेंगे। तो उसके बाद मुझे भी किसी मीटिंग में जाना, तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक फ़ोटो खींच लें हम प्रेस के लिए, फिर उसके बाद हम सब, अगर आप सबकी इजाज़त है तो आप दोनों फिर इजाज़त के साथ यहाँ, इज्जत के साथ यहाँ आ जाइए। आइए जी, सभी जो जिन्होंने कविता पढ़ी है प्लीज़ आकर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर मंजू चौहान जी के लिए एक बार फिर से, ये मंच संचालन दोस्तों बहुत मुश्किल काम होता है, हमने भी बरसों तक ये काम निभाया। दूसरों के लिए शब्दों को निकालना, बोलना बहुत मुश्किल होता है। ये तो बिल्कुल एक नदी की तरह कार्यक्रम चला रहे थे, कैसे कैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। मुझे आज अच्छा लगा कि 4-5 साथी, हम जो कार्यकर्ता हैं संस्कार भारती के, हमने ये निर्णय किया कि हम हर महीने कविता नहीं सुनाएंगे, हम सुनने का भी मादा रखना चाहते हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सुनने के लिए भी आया करें, क्योंकि मैंने देख रहा था कि 4-5 साथी सुनने के लिए भी आज आए हुए हैं। आपसे फिर से अनुरोध है कि आप सुनने के लिए भी आएँ। सचमुच में आपको बहुत ज़्यादा विचार, बहुत ज़्यादा भाव मिलेंगे यहाँ पे। अभी थोड़े दिनों में ही 15 अगस्त आएगी, एक मेरा गीत है, लेकिन पूरा तो नहीं, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके लिए सुना रहा हूँ। धूल तेरी है मातृभूमि, धूल तेरी है मातृभूमि, हम अपने शीश लगाएंगे,
जान पे अपनी खेल के बीमा, तेरा कर्ज चुकाएंगे, तेरा कर्ज चुकाएंगे। दोस्तों, हमें अपनी माँ का कर्ज चुकाना है, उस माँ के माथे को बचाना है, उस आज़ादी को बचाना है। फिर से आपका पुनः पुनः धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर मंजू चौहान जी की रचना के लिए उनको अनुरोध करता हूँ। एक बार तालियां बजा दी जाए उनके लिए भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर की 2 पंक्तियों के लिए ज़रूर पंक्तियां हैं मेरे पास, क्योंकि भले ही सर ने ज़्यादा नहीं बोला, वो थोड़े में भी गागर में सागर भर देते हैं कि दिल में क्या क्या ए मेहरबान लिए फिरते हो, कि दिल में क्या क्या ए मेहरबान लिए फिरते हो, जुबां पे कविता हाथ में जान लिए फिरते हो, कि दिल में कविता हाथ में जान लिए फिरते हो, रगों में बहता है अमृत वो गंगा यमुना का, अरे दिल में क्या हिंदुस्तान लिए फिरते हो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं रख रही हूँ अपनी कविता। हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन पे बेस्ड मेरी कविता है कि शेक्सपियर और मोबाइल, कि घर होता मोबाइल फ़ोन शेक्सपियर के पास, घर होता मोबाइल फ़ोन शेक्सपियर के पास, ना हंसता ना गाता वो रहता सदा उदास, आँख के नीचे घेरे होते, आँख के नीचे घेरे होते, दिल में सदा अंधेरे होते, प्ले स्टेशन पर दिन भर में कई कई उसके फेरे होते, और मर जाती मन में उसके कुछ करने की प्यास, और मर जाती मन में उसके कुछ करने की प्यास, ना हंसता ना गाता वो रहता सदा उदास, ना हंसता ना गाता वो रहता सदा उदास। फ्रेंड्स बनाता टेलीग्राम पर, फ्रेंड्स बनाता टेलीग्राम पर, होता ना कोई यार, फ्रेंड्स बनाता टेलीग्राम पर, होता ना कोई यार, सेहत उसकी बिगड़ी रहती आँखों से बीमार, सेहत उसकी बिगड़ी रहती आँखों से बीमार, आम ही आता आम ही जाता, आम ही आता आम ही जाता, हो ना पाता खास, आम ही जाता आम ही आता, हो ना पाता खास, ना हंसता ना गाता वो रहता सदा उदास, रहता सदा उदास, छोटी छोटी बात पे चिढ़ता, अपने बच्चों को याद कर लीजिए, छोटी छोटी बात पे चिढ़ता, डिप्रेशन का मारा होता, छोटी छोटी बात पे चिढ़ता, डिप्रेशन का मारा होता, साइबो की गाथा कहता, यूट्यूब उसका प्यारा होता, लियर हेमलेट मैकबेथ उसको, लियर हेमलेट मैकबेथ उसको तनिक ना आते रास, ना हंसता ना गाता वो रहता सदा उदास। और क्या होता, मैया बापू डंडे मारे कोई न करता प्यार, मैया बापू डंडे मारे कोई न करता प्यार, फ्री फायर सब खेल खिलौने वर्चुअल संसार, आज के बालक देख लो भैया, आज के बालक देख लो भैया, गर ना हो विश्वास, ना हंसता ना गाता वो रहता सदा उदास। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आवाज़ लगाना चाहूँगी राजेश अत्रे जी को कि दिल की गलियों में अंबर के सितारे निकले, कि दिल की गलियों में अंबर के सितारे निकले, इनमें झांका तो कई रंग हमारे निकले, क्योंकि ये एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है, बहुत मल्टी टैलेंटेड है, एंकर भी हैं, पोएट भी हैं और पता नहीं क्या क्या। तो जब भी आप मतलब मैं इनको देखती हूँ तो एक ना एक रंग मैं इनमें से निकाल लेती हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है सर, राजेश अत्रे जी। बहुत बहुत आभार मंजू जी। इसी तरह से रंग निकालते रहे तो मैं कहीं बेनूर ना हो जाऊं, बेरंग ना हो जाऊं। लेकिन नहीं,
हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ रंग लेते हैं, कुछ ना कुछ सबसे सीखते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। अब आज की ही इस साहित्य सरिता को देखिए ना, कैसी सरिता थी ये। इसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू सभी भाषाओं के आज यहाँ पर हमने काव्य पाठ भी और गज़ल सुनी, बहुत अच्छा लगा। व्यंग भी सुन लिया, हास्य भी था थोड़ा सा। तो ये इससे बढ़िया एक खूबसूरत साहित्य सरिता और क्या हो सकती जिसमें सब रंग हैं। और जैसा माननीय प्रेमवीर जी ने कहा कि आप लोग सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी आते रहिए। और हम लोग हर बार कविता सुनाए कोई ज़रूरी नहीं है। मंजू जी, हम हैं, अनीश जी या प्रेम जी, इवन आज नहीं है राजन तेजी जी। तो हम लोग जो संस्कार भारती के सदस्य हैं, जो हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा सुनाना कोई आवश्यक नहीं होता। एक मैं पहले ही बता देता हूँ जाने से पहले कि आप लोग जाएं, मैं एक अपनी पुस्तक लेकर के आया हूँ, काव्य संग्रह मेरा। वो काव्य संग्रह ज़रूर कुछ समय पहले छपा था, लेकिन मैं उसको सिर्फ उन व्यक्तियों को देना चाहता हूँ जो वास्तव में उसके लिए डिज़र्व भी करते हैं। और आज जितने कवि हैं जो यहाँ पर जिन्होंने पाठ किया किसी भाषा में, वो अवश्य मुझसे वो मेरा काव्य संग्रह लेके जाएं। इसलिए नहीं कि वो मेरा काव्य संग्रह है, बल्कि उसमें कुछ अनूठा है। मैं पहले बता दूं आपको, उसमें अनूठा है कि मेरे पूरे परिवार ने मिलकर के उस काव्य संग्रह को छपवाने में मदद करी। जो भी कविताएं उसमें हैं, उन कविताओं से पहले उनके प्रसंग के रूप में, उनकी पृष्ठभूमि के रूप में एक छोटी सी कहानी भी डाली गई है। यानी उस कविता का जन्म क्यों हुआ, ये विचार मेरी मिसेज का था। उसने कहा कि कविता से पहले वो लिखो, शायद पढ़ने में लोगों को रुचि आए। चलिए, अच्छी बात थी। यानी वो गद्य भी हो गया, पद्य भी हो गया, दोनों हैं, कविता भी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम मेरे बड़ी बेटी और मेरे दामाद ने किया। उन्होंने यही कहा कि जैसे आप सभी कवि हैं, सभी साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अपनी रचनाओं को जब आप पढ़ते हैं तो अपने अंदाज में पढ़ते हैं ना। और आपका अंदाज मैं कॉपी नहीं कर सकता। जिस अंदाज में अरोड़ा जी ने सुनाया गीता का यहाँ पर उपदेश, वो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, शायद क्या कभी नहीं बोल पाऊंगा। आपका अपना एक अंदाज है। तो उस बिटिया ने और मेरे दामाद ने ये कहा कि आप सभी 56 की 56 कविताओं को अपने अंदाज में रिकॉर्ड कीजिए। मैं उसे एक बार कोड में बना के हर कविता के पृष्ठ पर छाप दूंगी, ताकि आप मेरी आवाज़ भी उस किताब में पढ़ सकें, सुन सकेंगे। यानी वो मेरी किताब, मेरा काव्य संग्रह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने के लिए भी है। हर कविता के नीचे आपको बारकोड मिलेगा, आप अपने मोबाइल पे स्कैन कीजिएगा, मेरी वेबसाइट दिखाई दे जाएगी, किसी में नीले रंग की, किसी में पीले रंग की, trajesatre.com। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वो कविता मेरी आवाज़ में सुन भी पाएंगे, मेरे ही अंदाज में। तो यानी वो पठनीय भी है और श्रवणीय भी है, दोनों तरीके की है। ये एक नया प्रयोग जो मेरी बिटिया और दामाद ने किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे ज़रूर लीजिएगा, पढ़िएगा, अपने अपने विचार भी दीजिएगा, ताकि अगली पुस्तक में जो कि अब जल्दी ही आने वाली है, उसमें मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी उसमें ऐड कर सकूँ, और कुछ गलतियाँ हो तो उनका सुधार भी कर सकूँ। तो वो पठनीय, श्रवणीय विद कॉन्टेक्स्ट वो किताब मैं लाया हूँ। सभी कवियों के लिए है, हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी हो तो बाकी भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कविता सुनानी चाहिए। चलिए, सरिता की बात हो रही है और नदी की तरह प्रेमवीर जी ने कहा कि नदी की तरह आपने आज का मन संचालन किया, तो नदी पर ही एक मुझे अपनी छोटी सी कविता याद आ गई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। पहाड़ और पहाड़ी नदी। समझ में नहीं आता कि पहाड़ कठोर है इसलिए नदी कोमल है, या नदी कोमल है इसलिए पहाड़ कठोर है, पता नहीं। पर जो भी है, दोनों में एक विभिन्नता भी है और एक समानता भी है। पहाड़ भी और पहाड़ी नदी। पहाड़ और पहाड़ी नदी अजीब है संयोग दोनों का, पर है अनूठा योग भी दोनों का। स्वभाव में एकदम भिन्न, पहाड़ और पहाड़ी नदी स्वभाव में एकदम भिन्न, पर एक दूजे के संग अभिन्न। पहाड़ है स्थिर, कठोर और अचल, जबकि नदी गतिमान, कोमल और चंचल। वो है विशाल गगनचुंबी अपार पहाड़, वह है विशाल गगनचुंबी अपार, और इसका बहुत छोटा है विस्तार। पहाड़ी नदी वो छोटी होती है, बड़ी नहीं होती। वह है विशाल गगनचुंबी अपार, और इसका बहुत छोटा है विस्तार। सिमटी सकुची शर्माई सी, नौ ब्याता जो अपने में समाई सी।
वो लगता है कठोर, निष्ठुर, बेजान मेरे अपनों की तरह है। वो लगता है कठोर, निष्ठुर, बेजान मेरे अपनों की तरह, और यह रहती गतिमान मेरे सपनों की तरह है। वह रहता शांत, मौन, ठीक मेरी तरह है। वह रहता शांत, मौन, ठीक मेरी तरह, यह करती बहुत शोर, कलकल नव माशुका की तरह है। वह देता ठंडी बयार हर सुबह और शाम, पहाड़ कि वह देता ठंडी बयार हर सुबह और शाम, और ये न रुकती न थकती, करती बहुत हैरान, पर दोनों का मिलन है अनूठा। पर दोनों का मिलन है अनूठा, एक दूजे का साथ कभी न छूटा। कितनी भी ऊंची हो चाहे पर्वतमाला, सुरेंद्र जी, कि चाहे कितनी भी ऊंची हो पर्वतमाला, पर उसके भी शिखर से निकलती है ये सलीला। कितना भी ऊंचा पहाड़ पर उसके भी शिखर से निकलती है ये सलीला। यही संदेश चाहता हूं मैं तुम्हें देना, कि बाहरी अंतर को कभी तूल मत देना। हम सब में अंतर है बाहरी, हम सब के अंदर जो बाहरी अंतर है, यही संदेश चाहता हूं मैं तुम्हें देना, कि बाहरी अंतर को कभी तूल मत देना। हो चाहे हम दोनों अनेक जगह विपरीत, हो चाहे हम दोनों अनेक जगह विपरीत, पर विभिन्नता से ही जुड़ी मन की प्रीत, पर विभिन्नता से ही जुड़ी असली प्रीत, असली प्रीत। उस विभिन्नता में ही एक अपनापन है, एकता है। तो आज के इस साहित्य सरिता कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित रहे, बहुत अच्छा लगा। आप सबकी उपस्थिति ही अपने आप में इस बात का सूचक है कि हमारे देश का साहित्य अभी जिंदा है और आगे तक जिंदा रहेगा। और उसे आप जैसे नव कीर्ति जैसे बैठे हैं, या सूफी साहब जैसे बैठे हैं, अरोड़ा जी जैसे जो अपने आप में एक स्तंभ बन चुके हैं, उन सब का साथ मिलकर चलता रहे, जोश और होश, हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो यशपाल जी, आप सब कुछ आमंत्रित करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव के साथ। इसके साथ हम यहाँ समापन करते हैं। प्लीज़ अगली बार और अधिक संख्या में आइएगा, चाहे सुनने के लिए आइएगा, पर आइएगा ज़रूर। एक कवि को, जैसा कि हमारा प्रोटोकॉल है, बताया सर अनीश जी ने, उसमें एक प्रोटोकॉल ये भी है कि एक कवि 3 महीने बाद ही अपनी कविता यहाँ पर सुना पाता है। यदि इस महीने आपका नंबर आया तो 3 महीने बाद ही नंबर आएगा, लेकिन इस बीच आप आते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरा नंबर नहीं है तो मैं नहीं आऊँ, सभी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यशपाल जी। धन्यवाद गुरुजी। पहले तो आप सभी को विश्व मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है, हम सभी एक परिवार भी हैं, मित्र भी हैं, इसीलिए आज इस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। और प्राचीन कला केंद्र के इस प्रांगण में मैं आप सभी का संस्कार भारती और बृहस्पति कला केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ कहने को रह नहीं गया है, बहुत अच्छा लगा आज अब सबको सुनकर। चाय आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। और एक बात ज़रूरी मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी तक संस्कार भारती के सदस्य नहीं बने हैं वो बन सकते हैं। 1 साल का जो शुल्क है वो 500 रुपये है, तो ज़रूर बनिए ताकि आपको आगे की सूचनाएं मिलती रहें जब भी हमारा कार्यक्रम हो। और दूसरी बात यह है कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हमारा 2 अगस्त का ग्रुप है उसमें आ जाएंगी सभी की, जो उस ग्रुप में हैं। एक बिटिया कामना जी और एक मेरी बहन जी ज्योति शर्मा जी होंगे यहाँ पे, वो शायद ग्रुप में नहीं है, वो उनको रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने शायद ट्रैक हो गई होगी, तो अभी ज्वाइन कर लें। और है नहीं हुई, आप कर रहे थे, नहीं हुई? अच्छा, गुरुजी ने शायद, चलो मैं अभी भेजता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना ताकि अब टाइमली आपको सब कुछ मिल जाए। और अगर कोई आपका जानकार साहित्यकार है, लिखता है, तो उसको ये मंच हमेशा के लिए मिलेगा जब जब उसको मौका दिया जाएगा। 3 महीने का जो गुरुजी ने बताया कि समय है, 3 महीने बाद आप फिर इस मंच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उनको ज़रूर साथ लाएं, जो लिखते हैं, नए हैं, तो उनका भी स्वागत है। और जो सदस्य नहीं बना है, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि बन जाए। और इसी बात से मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। और चाय जो आप सभी का इंतज़ार कर रही है। हाँ बिल्कुल, राजन जी का मुझे फ़ोन आ गया था सुबह, उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया, हाँ, तो वो नहीं आ पाएंगे, उनका सुबह मुझे आ गया था। और